गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज वैसे संडे है और करीब शाम के 4:30 बज रहे हैं, है ना। सबसे पहले हैप्पी ईद आप सभी को। सभी अच्छे से ईद सेलिब्रेट करें और खुशी खुशी मनाएं। ये खुशियों का त्यौहार है और अपनी पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से करें, क्योंकि स्टडी जो है वो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, शायद आज और कल 2 दिन फेस्टिवल है, इसके बाद मंडे से हम अपनी प्रॉपर स्टडी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको भी, इस चैप्टर को भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। ख़त्म मतलब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसको तो हमने आपका पढ़ लिया है, वहाँ पे क्लासरूम में तो हमने पढ़ा दिया। सिर्फ बचा क्या था, सेलिंग फीचर्स बचे थे, तो वो जल्दी से हम अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 में मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट पढ़ा। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है, स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो पार्ट 4 में दिए गए हैं। लेकिन दो बड़े एक मेजर डिफरेंसेस ये है, अगर आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कंपेयर करेंगे तो जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, जस्टिसिएबल है। मतलब अगर कभी कोई केस आपका कोर्ट के सामने आता है और यदि वो केस फंडामेंटल रिलेटेड से कंसर्न है, तो कोर्ट उस पर जस्टिस देने की कोशिश करता है और उसको अप्लाई कराता है। उसको कहते हैं जस्टिसिएबल। मतलब कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि आपके मूलाधिकार की रक्षा सुरक्षा वो करेगा। मूलाधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। लेकिन कुछ वही सेम प्रिंसिपल, लगभग वही, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन उसी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ पे हैं, डीपीएसपी में है। लेकिन वो प्रिंसिपल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल हैं लेकिन वो क्या जस्टिफाई नहीं हो सकते बिफोर द कोर्ट, बिकॉज इनका नेचर जो है वो कैसा है, कंपल्सरी नेचर नहीं है या फिर इनका जस्टिसेबल नेचर नहीं है। ठीक है, ये आपका सप्लीमेंट्री पार्ट यूँ समझ लीजिए कि इट इज़ डिजाइंड एज अ सप्लीमेंट्री पार्ट टू द पार्ट 3। ये फंडामेंटल राइट के लिए क्या है, एक सप्लीमेंट्री पार्ट है, जिसको मतलब आप अगर अपने प्रॉपर फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी के नज़दीक से रास्ता क्रॉस होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीपीएसपी को सेंटर में रख के ही आप पॉलिसी बनाते हैं और उसी पॉलिसी से हमारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं और कंजर्व होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद में इनका मोटिव क्या है, तो इनका मोटिव है सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना। मेन फीचर्स के बारे में आप एक एक करके बता दें तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट 4। ये क्या है, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कुल मिला के एक ऐसा स्टेट बनाना चाहता है जिस स्टेट का मोटिव क्या होगा, एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, है ना, जो सभी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हितों को, जिसमें सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल आप इनका क्या है, एंड शैल इन्फॉर्म ऑल द institutions of the national life. The state is to secure justice by securing these principles through effective legislation, है ना, through effective legislation। तो ये ऐसा है कि आपका इसमें क्या है, एफर्ट होना चाहिए, बेहतर एफर्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका ये ज़्यादा अप्लाई हो पाएगा, ज़्यादा यूजफुल हो पाएगा। ठीक है, डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सिबल बाई कोर्ट्स, है ना। अब एक बात और आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, फोर्सिएबल नहीं होता है। मतलब ये अभी मैंने बताया था कि कोर्ट में जाकर इसको अप्लाई आप नहीं कर सकते, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दें तो मान लीजिए कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन को इक्वल वर्क इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क अगर मिलना चाहिए, मतलब समान वेतन समान काम के लिए मिलना चाहिए, तो ये सिर्फ लिखा हुआ है कई बार इसका, लेकिन इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। दो लोग जो लड़ाई करने गए हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ये बात अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ये बात अप्लाई भी हो, जैसे इसको। लेकिन यही चीज़ अगर फंडामेंटल राइट्स में होता ये बात, तो निश्चित रूप से आपको वो मिलता। तो बहुत सारे यूँ कह लीजिए बहुत सारा आपका एक्सेप्शन आता है। तो ये डीपीएसपी एज अ कंपास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंपास मतलब रास्ता दिखाने का तरीका। कंपास पहले जब आज तो हमारे पास कंपास है, लेकिन पहले जब कंपास नहीं,
नहीं था तो लोग कैसे ध्रुव तारे के नजरिए से समंदर की रास्ता तय करते थे। तो कॉम्पास का मतलब क्या हुआ कि जो हमें डायरेक्शन देता है ना, ये डायरेक्शन देता है कि हमें आपका हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म है या वेलफेयरिज्म है या पॉलिसीज कैसे गवर्न होंगी, गवर्नमेंट का क्या नज़रिया होना चाहिए, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए, सिटीजन्स के लिए किस तरीके से काम करे, कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई हो, इनका क्या डायरेक्शन हो, ये सब यहाँ पर गाइडलाइन हमको मिलती है। तो डीपीएसपी क्या बेटा, इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर द स्टेट। अब देखते हैं डीपीएसपी की क्लासिफिकेशंस हैं कुछ कुछ। चैप्टर बहुत छोटा है, हार्डली 20-25 मिनट हो जाएगा। लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिबरल मतलब ये क्या करता है कि, अच्छा पहले वर्ड समझिए कि द मीनिंग ऑफ लिबर्टी इज व्हाट, थोड़ा फ्रीडम मिलना, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास लिबर्टी है सब्जेक्ट चूज करने की, तो आप क्या कहेंगे, सर आई थिंक दैट आई एम अ लिबरल पर्सन ना। So liberty means that you have something so that you can grow, you can choose up, and you can opt any best option. So that is to secure a uniform civil code for Indians. Understand? The meaning of uniform civil code is what बेटा? ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बताएं, मान लीजिए मैं एक हिंदू हूँ, तो मैंने दो तरीके के क्राइम हो सकते हैं, एक होता है सिविल क्राइम, होता है क्रिमिनल क्राइम होता है। तो क्राइम इज क्राइम, सिविल ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। हाँ, तो सिविल में कौन कौन से मुद्दे आते हैं? चोरी हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, है ना, जो पर्सनल इंडिविजुअल मैटर्स हो गए, एक्सेप्ट मर्डर्स एंड ऑल, क्राइम एंड ऑल। तो जब कभी कोर्ट आप जाते हैं और आपको फैसला देना होता है, तो उस फैसले में देखा जाता है कि केस का रूप क्या है, मीन्स विच काइंड ऑफ केसेस आर। अगर आपने चोरी किया है या आपने कोई आपका फैमिली अफेयर्स का मामला है ना, कोई डाइवोर्स का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, तो उस केस में आपके रिलीजन का अपना एक स्पेसिफिक कोड है, उसी को कहते हैं सिविल कोड। तो सिविल कोड के अकॉर्डिंगली आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन अब अच्छा देखिए, ये मैं हिंदू में हूँ तो हिंदू कोड बिल हो गया, वैसे ही शरिया और जो है उसमें हदीस में, हर शरिया हदीस में ये सब उनके हिसाब से, इस्लाम में वो उनके उनके हिसाब से उनको जस्टिस दिया जाता है, शायद वैसे क्रिश्चियन में भी होगा। तो कुल मिला के हमारा जो सिविल कोड है, मतलब सिविल मतलब जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है हम एज अ पर्सन। क्रिमिनल कोड तो कॉमन है, मतलब सिविल प्रोसीजर है आपका, सीआरपीसी, आईपीसी, अब तो हालांकि बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हुआ, लेकिन सिविल अभी भी हमारा डिफरेंट है। मतलब हम इंसान तो हैं, हम ये तो कहते हैं कि हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, हमें राइट टू लिबर्टी होनी चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, या हमारे पास में राइट टू, तो ये यहाँ पर लिबरल में हम देखते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा दोनों का डिफरेंट है ना। तो ये मतलब जस्टिफिकेशन इक्वल नहीं हो पाता है, केसेस तो लगभग सेम लगते हैं, लेकिन उनमें उनको जज करने का तरीका, उनको जस्टिस देने का तरीका भी अपना डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए आज कहते हैं, इसको यूसीसी कहते हैं बेटा, है आर्टिकल 44 में ये है। हाँ, यहाँ पर आर्टिकल वाइज नहीं लिखा हुआ, जबकि लिखना चाहिए था। आई बात समझ में? ये देखिए, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए लिबर्टी में आपको पता चल गया होगा कि वो आर्टिकल्स होंगे ना जिनकी वजह से आपको लिबरलिज्म फील होगा, आपको लिबर्टी मिलेगी, थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, है ना। मतलब कहीं आपका कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, या कोई मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें, और आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि जिससे आप खुले आसमान में सांस ले पाएंगे, आपको जितनी बेसिक नेसेसिटी है, मतलब जो एडिक्वेट हो सकता है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है फॉर लिविंग ग्रोथ, वो सब आपको मिलेगी। तो उसमें हम देख रहे हैं एक और बड़ा फैक्टर होता है इसमें कि हम आपका सिविल एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में आपका डिफरेंसेस भी यहाँ पर, फ्री लीगल एड भी यहाँ पर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका कोई केस लड़ने में कोई प्रॉब्लम है, तो स्टेट आपको क्या करता है, लीगल एड प्रोवाइड करता है। एक और आपका 86 अमेंडमेंट में हमने ये देखा था कि अप टू 14 एज तक, मतलब आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट किया गया कि endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete 6 years of age। 6 साल मतलब अर्ली चाइल्डहुड, मतलब एजुकेशन एंड केयर उनको मिलेगी, 6 साल से 14 साल के बच्चों तक भी
ये बाद में मतलब आपको अब तो आर्टिकल 21 में भी फंडामेंटल में आप देखे होंगे एजुकेशन फ्री है, तो ये सही भी है एक प्रकार से, ये होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गांधी जी के विचार को हम पढ़ेंगे। गांधी जी का विचार क्या था कि भाई हमें विलेज पंचायत पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दरअसल भारत क्या है, भारत गांवों का शहर है, गांवों का रूप है। तो गांव जितने स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा आपके एम्पावर होंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, तो ये आप देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री में प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, है ना। इससे क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर उनको अलग से प्रोटेक्शन, और यही प्रोटेक्शन कई बार रिजर्वेशन के नाम पे भी आता है। तो ये आपका आपने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 भी पढ़ा, तो वहाँ से स्टेट आपको थोड़ी छूट देता है डिफरेंट क्लासेस को ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन of intoxicating drinks and drugs as are injurious to health। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग इम्प्रूविंग, तो जो भी नशे की चीज़ें उसको बैन किया जाए। तो धीरे धीरे सोसाइटी कर रही है ये सब। आपको लग के पढ़ने से ना ऐसा लगेगा कि बड़ा अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन सब एग्जैक्ट फॉलो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। सोशलिस्ट में क्या होता है बेटा, जैसे आर्टिकल 38, 39, 40, 41 ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन है। 38 में देख लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की कोशिश करता है, समाज में समानता लाने की कोशिश किया जाएगा स्टेट के द्वारा। स्टेट क्या ट्राई करेगा, स्टेट ट्राई करेगा कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर कैसा डेवलप हो, ये तीनों जो हमारे ग्रोथ होंगे कैसे यूटिलाइज होंगे, कैसे मतलब तीनों में हम जस्टिस कैसे इंश्योर कर पाएंगे सोसाइटी में। द स्टेट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जैसे अभी गांवों में कौन एक लोगों के मकान नहीं है तो मकान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना करके। तो ये अपने हालांकि पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना, जो भी नाम चेंज होते रहते हैं सरकारें। मकसद सबका वही है कि हम जो है जो एडिक्वेट हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन है ना, बच्चों को फ्री किया जाए, स्वास्थ्य फ्री किया जाए, घर वगैरह फ्री हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी विद अ व्यू टू इंश्योर कॉमन गुड, है ना। तो जो मटेरियल ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है जिनकी वजह से ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है या ग्रोथ होता है, कम्युनिटी के व्यू को देख के लोगों में वो चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि लोग कम से कम जो रिसोर्सेज है उस पर अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन कर पाए, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनका भला हो, मतलब वो क्या कर पाए, उस रिसोर्सेज का बंटवारा बराबर होगा तभी अपॉर्चुनिटी इंश्योर हो पाएगी। टू ऑपरेट द इकोनॉमिक सिस्टम इन सच अ वे एज टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लगभग सेम ही है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसका बनाने का जो मोटिव आपका है, अगर आपकी इंडस्ट्री और आपका मोटिव सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करना, तो कहीं न कहीं आप अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक नौकर पेशा माहौल बनाना चाहते हैं, जिसमें आपका क्षणिक ग्रोथ तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब है। टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी ज़रूरी है। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, है ना। तो ये सब आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें और कुछ बताने लायक चीज़ें नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए इलाज की व्यवस्था होगी, है ना। अगर आप काम करते हैं लेकिन आपका जो है ह्यूमेन कंडीशन, समझ रहे हैं आप, ह्यूमेन कंडीशन, मानवीय उपचार तो होनी चाहिए भाई, है ना। आपकी तबीयत खराब है और आपको ऐसी जगह काम कराने के लिए फोर्स किया जा रहा है जहाँ आग बह रही हो ना, फर्नेस में, तो आप क्या करेंगे, या तो आप ही जल जाएंगे, किसी दिन मर जाएंगे। अगर आप एक वुमेन है और आपको मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिलेगी, है ना, तो उसमें दिक्कत है। पेट में बच्चा है और फोर्सफुली आपसे काम करा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी हालत खराब, बच्चे की हालत खराब। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कंडीशन है, हम मानव को ये तो समझे कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो अगर एक ह्यूमन होने के नाते दूसरे ह्यूमन को नहीं कंसिडर करेंगे तो किस बात की वेलफेयर सोसाइटी और किस बात का स्टेट, है ना।
तो ये सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इस बात को इंश्योर करे और इसके लिए प्रयास करे, ट्राई करे। तो सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट और वर्कर दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसको हम डिफरेंट कंपोनेंट की नज़रिए से ना देखकर हम उसको कॉमन कंपोनेंट देखते हैं, हम एक मिक्सचर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं। उससे होता ये है कि इंडस्ट्री की तभी ग्रोथ होगी जब इंडस्ट्री के सभी जो कंपार्टमेंट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, है ना, वो सब के सब जब एक साथ काम करेंगे तभी मीन्स ऑफ ऑपरेशन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फुलफिल होगा। और वो तब हो पाएगा जब आप में कोऑपरेशन होगा और आप में पार्टिसिपेशन होगा कि भाई आप इंडस्ट्री में ठीक ठाक पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और कम से कम आपके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। सम जनरल राइट टू प्रिंसिपल्स, ये बहुत जनरल प्रिंसिपल है ना। आप एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, है ना, जंगल बचाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, और जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं जैसे आप आगरा का ताजमहल, लाल किला, जो जो मंदिरें हैं साउथ की, उन सब की रक्षा सुरक्षा। 51 आर्टिकल में लिखा हुआ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की हम बात करें, जैसे वर्तमान में ईरान, इजराइल, तो इसराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है, दरअसल वॉर तो अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन उनके वहां से करके तो भारत क्या कह रहे हैं, भारत ये चाहता है कि शांति बहाल हो जितना जल्दी हो सके ताकि सबका ग्रोथ यहाँ पर इंश्योर हो पाए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 39 नहीं देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड दैट स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन एंड लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल एड। ये 39 अमेंडमेंट के बाद आया था। फ्री लीगल एड है ना, कानूनी सहायता आपको मिलेगी अगर आप सक्षम नहीं है कोर्ट में जाके अपने केस लड़ने के लिए, तो राज्य सरकार आपको अपने वकील को मुहैया कराएगी और उसके बाद में आप जो है कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अभी हम और देखेंगे यहाँ पे कि ठीक है, दूसरी चीज़ और देखते हैं। ठीक बा 43A देखिए तो क्या है कि विच लेट डाउन द स्टेट शैल सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। तो मतलब पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री ना, मतलब अलग अलग वर्करों को भी मौका दीजिए ताकि वो कम से कम अंडरटेकिंग्स में, एस्टैब्लिशमेंट में ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ग्रुप बनाए, वो पार्टिसिपेट करें, उनको भी फील होगी हम काम करते हैं और वैसा उनको ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड कराया जाए। 48A देखिए, which state that state shall endeavor to protect any improve the environment and safeguard to forest and wildlife sanctuary, मतलब जंगल की बचाव, रक्षा, सुरक्षा के लिए भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये आप चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे कि 17 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 है ना, एंड पार्ट 4 आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अमेंडमेंट हुआ था। द स्टेट शाल in particular strive in minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, opportunity not only amongst individual but also amongst a group of people residing in different areas or engaged in different occasions। तो स्टेट का क्या है, 38 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि भाई स्टेट की कोशिश क्या होती है कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, जितने भी असमानता उसको कम से कम करना, इनकम एंड जो उनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो रिसोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्वेट इक्वलाइज कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ। साथ में हम कोशिश करें कि चीज़ें क्या हो, ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ज़्यादा मैनेजेबल हो। अंडरस्टैंड, we should try to facilitate to the person, provide basic opportunities to the persons of society, the common person. We are the, as we are aware about our society, we are the component of society also, we can say the participants also,
तो इससे क्या होता है, इफ़ वी आर नॉट इंगेज्ड, इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, मीन्स देयर विल बी dissatisfaction, and dissatisfaction turns into the revolution also. In every revolution I know that changes bring, but does not mean that sometimes it becomes very problematic for the state also. So state always try to be in the mode of peace and harmony, and so for that reason they are quietly, they are trying provide to basic amenities to the persons, so that they may have happy, and they may have live their life very happily and all. तो पार्ट 4 ये आपका यहाँ पर मेंशन है, अंडरस्टैंड। अब एक दो चीज़ और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं बस। इसके बाद में डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड आपका ये कुछ आपके डिफरेंसेस आपको स्टडी करना होगा। अपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा था, और अभी आप क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो पहला क्या है ये, सॉरी पहले ये निकल गया था, सॉरी देखिए, द फंडामेंटल राइट एंड नेगेटिव है ना, इंजेक्शन वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव। फंडामेंटल नेगेटिव क्यों बताओगे, देखो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप मान लीजिए राइट टू लाइफ कहते हैं, आप तो दावा कर रहे हैं ना कि भाई मेरा अधिकार तो सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन स्टेट किससे दावा करेगा, स्टेट को कौन सुनेगा, अंत में स्टेट को देना पड़ेगा। स्टेट को नहीं चाहिए, स्टेट को तो हमेशा सॉवरेनिटी चाहिए। आप स्टेट को ना सॉवरेनिटी के नज़रिए से देखिए, आप जॉन ऑस्टिन के नज़रिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेट हमेशा फ्रीडम चाहिए होता है उसको, और जब वो फ्रीडम किसी और को देता है तो कहीं ना कहीं उसका फ्रीडम हैम्पर होता है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए स्टेट के नज़रिए से जो फंडामेंटल राइट कई बार कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, ये आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ ना, कुछ फंडामेंटल राइट क्या है हमारे पॉजिटिव हैं, कुछ हमारे नेगेटिव भी हैं, है ना। जैसे आपका प्रिवेंटिव जो प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन वाला इसमें है, डिटेंशन वाला जो वो क्या है, कुछ कुछ आपके जैसे आर्टिकल 21 लेस डाउन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ, ये आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, वो हमेशा वो सजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट आर इंजेक्शंस टू प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट, ये ग्लेड हिल कहते हैं ना, ग्लेड हिल क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट ना स्टेट को बार बार फोर्स करता है, इसलिए स्टेट को ये लगता है कि ये मेरे लिए नेगेटिव है। और डीपीएसपी क्या करता है, स्टेट को पॉजिटिवली प्रमोट करता है, पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्ड करता है, एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड रिस्पॉन्ड करता है, उसको डायरेक्ट करता है, स्टेट को डायरेक्ट करता है, इसीलिए उसको अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल। अभी मैंने बताया आपको पहले कि जब आपके साथ कभी कोई केस हो, जैसे फंडामेंटल राइट का आपको कहीं वायलेशन दिख रहा है, आप चाहे अनटचेबिलिटी का देख लीजिए मामला, चाहे राइट टू लाइफ देख लीजिए, बेसिक कम्युनिटीज देख लीजिए, तो उस केस में आप आर्टिकल 32 आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ क्या देगा, जस्टिस देगा, ठीक है ना, जस्टिस देगा आपको। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो रीट बोलते हैं, तो रीट में क्या था, 5 तरीके के रीट हमने पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था हमने, हीबियस कॉर्पस था, मैंडेमस था, सर्सरी था, कोवरेंट था और प्रोहिबिशरी था। तो ये हम 5 तरीके के रीट हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप डीपीएसपी के थ्रू जाएंगे, चाहे आर्टिकल 37 जाएं, चाहे 44 जाएं, मान लीजिए आप जाएं कोर्ट को कहेंगे कोर्ट साहब लिखा हुआ है कि सिविल कोड इक्वल होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कर दीजिए, तो कोर्ट यही कहेंगे कि देखिए कानून बनाने का काम मेरा नहीं है, आप प्लीज़ ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहिए। तो ये फंडामेंटल बेसिक डिफरेंसेस हैं कि भाई जो डीपीएसपी है वो अप्लाई नहीं हो सकता है वो जब तक स्टेट ना चाहे, वो कोर्ट उसको अप्लाई नहीं करा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट ये कंपलसरी है, ये हमारे लिए एडिक्वेट है, ये बहुत नेसेसरी है, तो इसे कोर्ट कभी भी अप्लाई करता है, कभी भी ऑर्डर दे सकता है। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू सोशियो-इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब आपके पास फंडामेंटल राइट होने चाहिए, है ना, राइट टू मूवमेंट, राइट टू सी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ, राइट टू रिलीजन, टू राइट टू मेक योर ओन इंस्टीट्यूशन इफ यू बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी क्लास। ये सब जरूरी है क्योंकि आप इन सभी की वजह से आपको डेमोक्रेसी इंश्योर होती है, ठीक है ना। ये डेमोक्रेसी आपकी क्या होती है, इंश्योर होती है, तो ये सब की चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे जब हम ये देखते हैं आपका डीपीएसपी के बारे में जब देखते हैं, तो डीपीएसपी क्या बात करता है, डीपीएसपी बात करता है कि हमारे पास में हमें क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का स्टेट बनाना, जिस मतलब वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड वेलफेयर स्टेट हमको बनाना होगा, तो वो उसकी बात करता है। लीगल सुपीरियॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लीगल केस में
जैसे आप एक गारंटीड है, आपने ये पढ़ा होगा यहाँ पे कि दीज स्टैंड गारंटीड एंड दीज हैव बीन गिवन अ प्रायोरिटी ऑफ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, एक तो इन्फोर्सिएबल, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ज़्यादा डिस्कशन होते हैं उस पर। और एज अगेंस्ट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन इन्फोर्सिएबल, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है प्रिंसिपल्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो पहले क्या बनाया गया, डीपीएसपी, उसके बाद क्या रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पहले फंडामेंटल राइट, सेकेंड टर्म में डीपीएसपी। इसका कारण क्या है, दिस फीचर्स आर अ सोर्स ऑफ लीगल सुपीरियरिटी of later over the former in conflict between part 3 and part 4. The Supreme Court has always upheld the legal supreme. It has not accepted by any abridgment of fundamental right by the state and all. तो ये यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि भाई लीगल फॉर्म में कोर्ट के पास जाना, डिस्कशन करना, उसको अप्लाई करना, जो लीगल फॉर्म होता है, लॉ लॉ जब जिसको कहते हैं, कानून जिसको कहते हैं, वो क्या है आपका, ओवर किसको ज़्यादा पावर है बेटा, तो लीगल सुपीरियरिटी किसको मिली हुई है, फंडामेंटल राइट को ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वेयर एक्सप्रेसली मेड unenforceable by a court cannot override the provisions of part 3 which are made enforceable by appropriate. तो reads order directions under article 32 directive principles have to conform and to run subsidiary to the chapter of fundamental right and all. So these things are already written. फंडामेंटल राइट्स हैव ऑलरेडी बीन अटेन्ड बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर येट टू बी अटेन्ड। मतलब कि अभी फंडामेंटल राइट क्या है, एक तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ये ऑलरेडी अप्लाइड है। आप ये मतलब यूँ समझ लीजिए पूरी तरीके से अप्लाइड है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये पूरी तरीके से अप्लाइड है। और ये हमारे जितने भी हम वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम सभी सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ही इंश्योर करता है। वही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है। लेकिन अभी भी जो डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई है ना, वो अभी भी अप्लाइड नहीं है, वो लिखी गई है, उस पर हमको लॉज बनाने पड़ेंगे तब वो अप्लाई होगी, क्योंकि उसका जो नेचर है वो डिफॉल्ट नेचर उसका जस्टिसेबल नहीं है। उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको लॉज बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल राइट में आपको कोई और एडिशनल लॉ बनाने की नीड नहीं है, ये अपने आप में अप्लाइड है। ओके, ऑलरेडी इट इज अप्लाइड। फंडामेंटल राइट आर बैक्ड बाय द लॉ, मतलब इसको कानून का सहायता प्राप्त है, कानून सम्मत है, जस्टिफाइड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाय द पब्लिक ओपिनियन। ये जनता का यूँ समझ लीजिए ओपिनियन है ना, ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है। तो ये है यहाँ पर फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हाइल रिप्रेस बी सस्पेंड एनी मेजर। कभी भी फंडामेंटल राइट क्या है बेटा, इसको कभी भी आप कभी भी नहीं सस्पेंड कर सकते। इवन ये ड्यूरेशन में भी, मतलब इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी, जो आर्टिकल 20 एक सेकेंड ना, आर्टिकल 20 लेट मी सी, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है, ये क्या है, आर्टिकल 20 21 ये आपका सस्पेंड नहीं होता, लेकिन आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, ओनली 19। 20 में भी आपके फ्रीडम की बात है और 21 में भी फ्रीडम की बात है। तो मतलब वो फ्रीडम जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब उसको स्टॉप करना चाहिए, वो आप बस स्टॉप होता है, बाकी अदर सारे फ्रीडम्स आपके स्टॉप नहीं होते। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये सब आप स्किप कर सकते हैं, बाकी मन होगा तो रीड आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। इससे क्या हुआ, वुमेन चिल्ड्रन पर क्या क्या हुआ था, पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए, स्टेप टुवर्ड्स द रेजिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना, abolition of bonded labor, introduction of prohibition, nationalism, planning, legal reforms, ये सब चीज़ें आप स्टडी करेंगे। पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट, ये क्या क्या हुआ था, ये मूवमेंट पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट मतलब ये चाइना के साथ आप पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। एडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के बारे में स्टडी आप करते हैं यहाँ पे। फ्री ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन 86th अमेंडमेंट में वो दिया गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्रिटिकल इवोल्यूशन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब भी इम्पोर्टेंस होता है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव मोर टाइम प्लीज स्टडी। नहीं, पब्लिक ओपिनियन से बैक देम, मतलब क्या है इसमें ज़्यादातर क्या है, जो लीगल सैंक्शंस तो नहीं है, मतलब कानून का कोई समर्थन प्राप्त नहीं, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन बेस्ड ही है। वेलफेयर स्टेट देता है, डीपीएसपी क्या करता है, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। एक मोरल आइडियल है, आइडियल समझ रहे हैं कि भाई इक्वल वेजेस होना चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए,
वेलफेयर का मतलब सिर्फ इंसान की रक्षा करना नहीं होता, वेलफेयर का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स constitute a guide for the state also. The incorporation of Part 4 was governed by the decision to provide a guide to the government for making policies and laws for the purpose of securing justice. This was this was the reason this was the reason which made the founding fathers lay down. So these are the basic understanding. Source of continuity in policies and ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई नीड नहीं है ना। ठीक है बेटा। और क्या है इसमें, और कुछ बताने लायक तो नहीं दिख रहा है। एक सब कटा हुआ, लेकिन आप इसमें कुछ पढ़ सकते हैं जहाँ आपको समझ में जो जो चीज़ें हैं बताने लायक। शेयर तो मैंने सब किया है ना। ये ठीक है बेटा, ये आप पढ़ लीजिएगा। सिलेबस में तो नहीं मेंशन है कि बेटा अभी टाइम है, जरूर से स्टडी करें आप, रीडिंग आपका पार्ट है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपका यहीं तक था। अब कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय।